हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुक्राफ्ट एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है सीखने का संयोजनवाद सिद्धांत। आज इसमें जानेंगे हम कि सीखने का संयोजनवाद सिद्धांत क्या है और इसका प्रयोग जो है थार्नडाइक ने किस प्रकार से किया है और थार्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत का मूल्यांकन कैसे किया है। आज चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सन 1913 में थार्नडाइक के द्वारा जो है अधिगम के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया गया। ये सन आपको याद रखना है कि सन कौन सा था, 1913 है, जिसका प्रतिपादन किया है थार्नडाइक ने किया है। और थार्नडाइक ने किसका, अधिगम के बारे में जो है सीखने का संयोजनवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत को अनेक नामों से भी जाना जाता है, जैसे प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत और संबंधों का सिद्धांत। इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये तीनों ही नाम एक ही चीज़ के हैं। और आप कोई भी नाम अगर मिल जाता है आपको एग्जाम में, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत या उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत या फिर संबंधों का सिद्धांत, तब भी आप आंसर वही देंगे। थार्नडाइक के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया मनुष्य के मस्तिष्क से संपन्न होती है तथा ये प्रक्रिया परिस्थितियों के मध्य स्थापित होने वाले संबंधों का परिणाम होती है। जैसे कि हमारे दिमाग में बातें चलती हैं तो वही क्या है, अधिगम, वही हमें याद रहती हैं मस्तिष्क में। अगर दिमाग काम नहीं करेगा तो याद नहीं रहेगा। तो इसी तरह से यहाँ बताया गया है कि अधिगम की प्रक्रिया जो है मनुष्य के मस्तिष्क से संपन्न होती है। थार्नडाइक के ही शब्दों में अधिगम या सीखना स्नायु मंडल या तंत्रिका तंत्र में परिस्थितियों अनुक्रिया के मध्य संबंधों का बनना और सशक्त होना है। तो तंत्रिका तंत्र और स्नायु मंडल में क्या है, ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जिनके संबंध से क्या है, अनुक्रिया होती है हमारी, बार बार हम उस काम को करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। थार्नडाइक के अनुसार जब कोई मनुष्य कुछ सीखता है तो उसके सामने एक विशिष्ट प्रकार की परिस्थिति होती है। यह परिस्थिति ही उसे किसी न किसी प्रकार की अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। अनुक्रिया मतलब कि कोई ना कोई ऐसा कार्य, अगर उसके सामने जो है उद्दीपक नहीं होगा तो वो व्यक्ति जो है कुछ सोच नहीं पाएगा। तो यहाँ पे क्या है, एक विशिष्ट प्रकार की परिस्थिति उसके सामने रखी जाती है ताकि वो अनुक्रिया कर सके। थार्नडाइक ने अनुक्रिया की दिशा में प्रेरित करने वाली परिस्थितियों को उद्दीपन के रूप में तथा उद्दीपन के परिणाम को अनुक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। जो कार्य उसको दिया गया है, जैसे कि खाना खाने का कार्य है, खाना खाने के लिए उसे क्या है, अपने हाथ को आगे बढ़ाना होगा। सामने खाना रखा है तो वो खाना क्या है, एक उद्दीपन हो गया। जब तक उद्दीपन नहीं हुआ, हमारे सामने खाना है नहीं तो हमारा हाथ कैसे आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ सकता ना। इसी तरह से उद्दीपन क्या है, वो खाना है, वो चीज़ है, उसे उद्दीपन कहा गया है। और उद्दीपन के लिए जो अनुक्रिया हो रही है, हमारा हाथ आगे की तरफ जा रहा है खाने पर, तो वो क्या हो गई, एक अनुक्रिया हो गई। तो इसके रूप में परिभाषित किया। इस प्रकार एक उद्दीपन का किसी अनुक्रिया के साथ संयोग ही उद्दीपन अनुक्रिया संबंध के रूप में जाना जाता है। तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि उद्दीपन अनुक्रिया संबंध क्या है, कि उद्दीपन कोई वस्तु और अनुक्रिया उसको पकड़ने के लिए, उसको उठाने के लिए जो क्रिया की जा रही है, उसका संबंध एक दूसरे से होता है। इसीलिए इसका नाम उद्दीपन अनुक्रिया संबंध रखा गया है। अधिगम के इस सिद्धांत को संयोजनवाद के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो इसी को क्या कहा गया है, संयोजनवाद भी कहा गया है। एल रैन के द्वारा संयोजनवाद के इस सिद्धांत की व्याख्या इस प्रकार की गई है, संयोजनवाद वह सिद्धांत है जो ये मानता है कि सभी मानसिक प्रक्रियाओं, परिस्थितियों और अनुक्रियाओं के मध्य भूल या अर्जित कार्य सम्मिलित होते हैं। तो या तो उसको क्या है, बार बार भूल रहा है कि मेरे को क्या करना चाहिए। अगर एक बार उस काम को, अगर किसी बटन को दबा दिया या किसी चीज़ को उठा लिया एक बार, तो उसे पता चल जाता है कि हाँ, जैसे कि हम किसी रास्ते से जाते हैं तो हमें रास्ता नहीं पता है तो हम भटक जाते हैं। अगर एक बार हमें अपने घर का रास्ता मिल गया तो हमें याद रहता है कि हम इस रास्ते से घर आए थे। तो इसी तरह से क्या है, यहाँ पे अनुक्रिया के मध्य क्या है, मूल तथा अर्जित कार्य सम्मिलित होते हैं इसमें। थार्नडाइक का प्रयोग अब यहाँ पर देख लेते हैं, थार्नडाइक ने किस तरह से प्रयोग किया है इसका। थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत की पुष्टि हेतु अनेक प्रयोग किए। अपने एक प्रयोग में उन्होंने क्या किया कि एक भूखी बिल्ली को जो है पिंजरे में बंद कर दिया। ये कहानी बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि यही है सारे चैप्टर का सार।
तो भूखी बिल्ली को क्या है, पिंजरे में बंद कर दिया। इस पिंजरे का जो दरवाजा है एक चटकनी के दबने से खुल सकता था और पिंजरे के बाहर जो है उद्दीपक के रूप में मछली के मांस का टुकड़ा रख दिया जाता है और जिससे वह बिल्ली को स्पष्ट रूप से दिखाई देता रहे, क्योंकि चीज़ उसको सामने नहीं रहेगी, दिखेगी नहीं तो फिर प्रक्रिया कैसे होगी, इसलिए सामने रख दी जाती है। और मछली के मांस के टुकड़े को देखकर बिल्ली ने अपनी अनुक्रियाएं प्रारंभ की। अब वो खाने के लिए दौड़ रही है कि किसी तरह से ये चीज़ मेरे को मिल जाए। वह काफ़ी देर तक पिंजरे के बाहर निकलने का प्रयत्न करती रही और संयोग से एक बार उसका जो पंजा है वो चटकनी पर पड़ जाता है और दरवाज़ा खुल जाता है एक बार अचानक से। अब बिल्ली को क्या है, पिंजरे के बाहर रखा हुआ खाना मिल जाता है। इस प्रयोग को थार्नडाइक के द्वारा जो है बार बार प्रयोग किया गया। अंततः एक समय ऐसा आया कि जब बिल्ली किसी भी प्रकार की भूल किए बिना पिंजरे का दरवाज़ा खोलने में सफल होने लगती है। जब हम किसी चीज़ को बार बार कर रहे हैं तो हमें वो चीज़ अच्छे से याद हो जाती है, उसको कभी ज़िंदगी में नहीं भूल पाते। इस सिद्धांत के अंतर्गत थार्नडाइक ने प्रयत्न एवं भूल के नियम को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है। तो इसी को कहा गया है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। तो ये भी आपको अच्छे से याद हो गया होगा। कहानी अगर स्टोरी आपने समझ ली है तो आप आंसर देने में काफ़ी आसानी होगी आपको। इस प्रयोग से निम्नलिखित तत्वों का ज्ञान होता है, जैसे अभिप्रेरक, किसी न किसी कार्य को पूरा करने के लिए किसी न किसी अभिप्रेरक की आवश्यकता होती है। जब तक अभिप्रेरणा के लिए कोई सामान या कोई चीज़ हमारे सामने नहीं होगी हम उस क्रिया को नहीं करेंगे। ठीक है। लक्ष्य, किसी कार्य को तभी किया जाता है जब उसका स्पष्ट लक्ष्य हो। तो बिल्ली का यहाँ पे क्या स्पष्ट लक्ष्य था कि उसको भोजन मिलना चाहिए, किसी तरह से उसका स्पष्ट लक्ष्य था ये। बाधाएं, लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में कोई ना कोई बाधा अवश्य आती है। अब बिल्ली को थोड़ी पता था कि यहाँ पे चटकनी रखी हुई है तो मेरे को इसे दबाना ही है, वो बार बार अपनी प्रक्रिया कर रही थी। तो वो बाधाएं थी उसके सामने कि वो क्या कर सकती है ऐसे कि उसको खाना मिल जाए। उल्टे सीधे प्रयत्न, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, उल्टे सीधे प्रयत्न, समस्या के समाधान के लिए उल्टे सीधे प्रयत्न किए जाते हैं। जैसे बिल्ली को पता नहीं था कि चटकनी दबा सकते हैं, लेकिन वो अपने प्रयत्न करती रही कि किसी तरह से उसको खाना मिल सके। संयोगवश सफलता, इन उल्टे सीधे प्रयत्नों में से किसी एक प्रयत्न में संयोगवश सफलता मिल जाती है कि अगर हम प्रयत्न करें, कहते हैं ना बार बार प्रयत्न करेंगे तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिल जाएगी। सही प्रयत्न का चुनाव, इसमें वह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही प्रयत्न को चुन लेता है। तो बार बार कहते हैं ना इंसान गलतियों से ही सीखता है, तो इसी तरह से यहाँ पे भी वो क्या है, सही प्रयत्न को तभी सीख पाता है। स्थिरता, गलत प्रयत्न को त्याग कर सही प्रयत्न को ही स्थिर करना अधिगम के कार्य की स्थिरता कही जाती है। अब मान लीजिए बिल्ली इधर उधर भाग रही थी, उससे कुछ भी प्रयत्न नहीं हो पा रहा था, अचानक से उसे बटन दब गया, दोबारा फिर उसको क्या है पिंजरे में बंद किया, फिर से उसने बटन दबाया, दोबारा फिर से उसको पिंजरे में बंद किया, फिर से उसने बटन दबाया। तो उसने क्या किया, तो बार बार भागने वाली जो प्रक्रिया थी उन सबको भूलने के बाद उसको क्या याद रहा कि मुझे ये बटन दबाना है। तो इसी तरह से क्या है, स्थिरता लाई जाती है, गलत प्रयत्नों को भूलकर सही प्रयत्न को चुना जाता है। थार्नडाइक के सीखने के सिद्धांत का मूल्यांकन देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह से किया है कि सिद्धांत के पहले गुण देख लेते हैं, सिद्धांत के क्या क्या गुण हैं। पहला सिद्धांत का गुण ये है कि इस सिद्धांत के आधार पर सीखने से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण नियमों की खोज हो सकती है कि अगर हम किसी कार्य को करने के लिए अगर प्रेरित हैं तो हम कोई ना कोई ऐसे काम अनुक्रिया करेंगे कि उस काम में हमें सफलता मिल सके। दूसरा यह है कि ये सिद्धांत शिक्षण की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा के महत्व को स्पष्ट करता है। अब देखिए छोटे बच्चे को क्या है, अगर हम क से कबूतर लिखना सिखाते हैं तो उसको पहले लाइन खींचते हैं, फिर गोला बनाते हैं, फिर इस तरह से सर्कल हाफ सर्कल बनाते हैं। तो क से कबूतर लिखना सिखाते हैं, पहली बार में बच्चा नहीं लिखता है, दूसरी बार में नहीं लिखता, लेकिन तीसरी बार में उसको अभिप्रेरणा मिल जाती है कि मुझे इस तरह से कार्य करना है। तीसरा ये कि यह सिद्धांत अधिगम की प्रक्रिया को अधिकाधिक वैज्ञानिक रूप प्रदान करता है। तो वैज्ञानिक भी इसे मानते हैं कि अगर बार बार प्रयत्न भूल की जा रही है तो एक न एक दिन वो प्रयत्न सफल हो जाता है। चौथा पॉइंट ये कि सिद्धांत के आधार पर विश्लेषित नियमों का अनुसरण करके अधिगम की प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सकता है।
और पांचवा पॉइंट ये कि सिद्धांत प्रयत्न एवं त्रुटि को सीखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानता है कि प्रयत्न और बार बार प्रयत्न किया जा रहा है, बार बार प्रैक्टिस की जा रही है, तो त्रुटि को सीखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है कि उस त्रुटि को फिर नहीं कर पाते हैं। फिर क्या है, बार बार वो चीज़ हमारे लिए आसान होती चली जाती है। छठा पॉइंट ये है, इस सिद्धांत के फलस्वरूप ही स्पष्ट हो सका कि संयोग तथा संबंध स्थापना की अधिगम की प्रक्रिया में विशेष महत्व है। संयोग मतलब कि अचानक से संयोग ऐसा हो जाता है कि हमें सही चीज पहचान हो जाती है सही चीज की। अब इसके दोष देख लेते हैं कि इसके दोष क्या क्या हैं। कि किसी ना कि कहते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तो गुण होता है और एक दोष होता है। तो अब हमने गुण तो पढ़ लिए इसके, अब देखते हैं यहाँ पर दोष क्या होंगे। पहला दोष ये है कि इस सिद्धांत के द्वारा अधिगम की विधि के संबंध में तो जानकारी प्राप्त हो जाती है, लेकिन अधिगम के कारणों पर यह कोई प्रकाश नहीं डालता है कि ये क्यों किया जा रहा है, हम इस पर प्रकाश नहीं डाल पाते। दूसरा ये कि इस सिद्धांत के द्वारा अधिगम की प्रक्रिया यांत्रिक रूप से संपन्न होती है। ठीक है, वो प्रक्रिया भाग दौड़ में मेहनत ज़्यादा होती है इसमें। ठीक है। तीसरा ये, इस सिद्धांत के अंतर्गत निरर्थक प्रयासों पर अधिक बल दिया जाता है कि बार बार उल्टे सीधे अगर बता दिया जाए कि यहाँ पे बटन दबाना एक बार तो शायद वो जल्दी सीख जाए, लेकिन उल्टे सीधे प्रयासों पर क्या है, अधिक बल दिया जाता है। फोर्थ पॉइंट ये है कि कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार किसी भी कार्य को सीखने हेतु निरर्थक प्रयासों के स्थान पर उस कार्य को विशिष्ट विधि के द्वारा सिखाया जाना उपयुक्त है। तो ये देखिए, विशिष्ट विधि मतलब आसान तरीका अगर बता दिया जाए कि इस काम को इस तरह से करना है, तो बच्चा क्या है, आसानी से सीख जाएगा। अगर उसको खुला छोड़ दिया जाए कि तुम कैसे भी करो, मुझे नहीं पता है कि इसको करके लाओ, तो बच्चा सोचेगा, पता नहीं उल्टे सीधे हथकंडे अपनाएगा, रट्टा लगाएगा, दूसरों से पूछ के लाएगा। जैसे कि आपने सपोज करो कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसको कोई क्वेश्चन दे दिया करने के लिए, अब उसे तो आता नहीं है क्योंकि आपने बताया ही नहीं उसे। अब वो क्या करेगा, अपने बड़ों से पूछकर अब बस आंसर लिख कर ले आएगा, उसको समझ में कुछ भी नहीं आया, तो उसने क्या है, उल्टे सीधे हथकंडे अपनाए। पांचवा, इस सिद्धांत में निहित अभ्यास के नियम का प्राय दुरुपयोग ही अधिक किया जाता है तथा शिक्षक वांछित शिक्षण के स्थान पर छात्रों को रटाने पर अधिक बल देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बच्चा सिर्फ रट रहा है, उस चीज को सीख नहीं रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि थार्नडाइक के सीखने के सिद्धांत का शिक्षा में प्रयोग किस तरह से किया गया है। फर्स्ट, छात्रों के अधिगम से उनकी अभिवृद्धि का विशेष संबंध होता है और अतः छात्रों को कुछ भी सिखाने से पहले पूर्व अधिगम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास नितांत आवश्यक है। कि ये जान लेना चाहिए कि बच्चे पिछली क्लास में कितना सीख चुके हैं। दूसरा ये है कि समस्या समाधान के क्षेत्र में सिद्धांत का सफल प्रयोग किया जा सकता है कि इससे क्या है कि बच्चों की समस्याएं जानने का मौका मिलेगा कि बच्चों ने जो सीखा है वो उन्हें आया भी है या नहीं आया है। तीसरा पॉइंट है, छात्रों को उनके द्वारा किए जाने वाले प्रयासों का अनंतर यथा आवश्यक निर्देशन प्रदान किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से समझ में आता है कि बार बार उल्टे सीधे हथकंडे अपनाने से अच्छा है कि बच्चे को सही तरीका बता दिया जाए कि उसे इस तरह से लिखना है या इस तरह से याद करना है। पांचवा पॉइंट ये कि सिद्धांत के आधार पर स्पष्ट होता है कि बालकों को अभ्यास का अधिक अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये बात बता दे कि एक बार बिल्ली ने बटन दबाया, फिर उसे खाना मिल गया, दूसरी बार दबाया, फिर खाना मिल गया, तो उसको ये समझ में आ गया कि बटन दबाने से ही मुझे खाना मिलेगा। तो यहाँ पे भी ये बताया गया है कि बार बार अगर बच्चे को अभ्यास कराया जाए तो क्या है, बच्चा जल्दी सीख जाएगा। पांचवा पॉइंट ये है कि ये सिद्धांत करके सीखने पर अधिक बल देता है कि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा बच्चा, आप उसको रटने के लिए दे दो, बच्चे ने रट लिया, तो अगर कोई अक्षर वो भूल भी जाता है तो वो बच्चा वहीं रुक जाएगा। अगर उसको प्रैक्टिकली समझाया जाए कि इस तरह से आपको बोलना है, इस तरह से लिखना है, इस तरह से याद करना है, तो बच्चा आसानी से उसको याद कर सकता है। अगर भूल भी जाए तो अपने माइंड से थोड़ा बहुत लिख सकता है। छठा ये है कि इस सिद्धांत के द्वारा भी यह स्पष्ट होता है कि बालकों को सिखाने के लिए उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं
को ध्यान में रखना चाहिए। अब हमें ये नहीं कि हम चैप्टर तो पढ़ा रहे, पूरा चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत जल्दी सीख जाते हैं, उनको जल्दी से कवर कर लेते हैं वो, लेकिन बहुत से बच्चे बहुत धीमी गति से सीखते हैं, उनको काफ़ी देर से समझ में आता है। तो उन बच्चों की जो है मानसिक विभिन्नताओं पर भी ध्यान रखना चाहिए। 7वां पॉइंट ये कि अधिगम की प्रक्रिया अनंतर अभिप्रेरणात्मक विधियों का वांछित प्रयोग किया जाना चाहिए, कि अभिप्रेरणा होनी चाहिए बच्चे के लिए। अब कंपटीशन होगा तो क्या होगा, बच्चे अधिक से अधिक सीखने की चाह रखेंगे कि इससे आगे हम थोड़ा सा निकल जाएं या फिर इससे अच्छा और करके दिखाएं। अब बच्चा मान लीजिए कम मार्क्स लाता है तो उसको ये नहीं डांटना नहीं है, उसको बताओ कि बेटा आप इससे अच्छे मार्क्स ला सकते हो, थोड़ी सी पढ़ाई और करो। इस तरह से उसको अभिप्रेरणा दो, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।